सर, आपने जो किताब लिखी है अनटोल्ड स्टोरी ऑफ भंगी वाइस चांसलर, भंगी शब्द जब आम समाज के अंदर जब सुनते हैं तो लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। एक अलग नज़र से देखता है और जो इस समुदाय से संबंधित रखता है वो अलग दृष्टि से देखता है। इस शब्द का क्या इतिहास है? चूड़ा, भंगी, मेहतर, बड़ा गौरवशाली इतिहास है। बड़े शब्दों के, जैसे भगवान दास जी ने इसके बारे में बहुत लिखा है। आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं कि जो लोग आज भंगी शब्द से घृणा करते हैं असल में वो क्या है। जो लोग भंगी से वाल्मीकि बने उसकी कहानी चलो बाद में है। भंगी शब्द का क्या मतलब होता है? ऐसा है, जहाँ तक भंगी शब्द का प्रचलन का ताल्लुक़ रख रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, ऐसा है कि इस कम्युनिटी के लिए रीजन टू रीजन जो है कि अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जी। और फिर शासन जिन लोगों के हाथों में रही है उस काल खंड के शासन अधिकारियों ने भी इस कम्युनिटी के लिए अलग अलग लफ्ज़ काम में लिए। जैसे पंजाब की बात करें तो पंजाब के अंदर चूड़ा कहा जाता है, ठीक है। अपन जब राजस्थान की बात करेंगे तो यहाँ मेहतर भी कहा जाता है और भंगी भी कहा जाता है जी, ठीक है। इसी तरीके से जब अपन दूसरे इलाकों की बात करेंगे तो वहाँ पर कोई दूसरा शब्द काम में लिया जा रहा है जी। लेकिन इन शब्दों के अलग अलग इस्तेमाल करने के बावजूद भी जी। भंगी शब्द एक ऐसा कॉमन शब्द है जो कि भले रीजन पंजाब का हो, चाहे वो कर्नाटका का हो, चाहे वो केरला का हो, चाहे वो राजस्थान का हो, भंगी शब्द अपना आप में एक यूनिवर्सल शब्द है जी। और इसको कहने के बाद में वो चूड़ा भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा, वाल्मीकि भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा और मेहतर भी इंक्लूड हो जाएगा जी। दूसरा, जब मैं शोध कार्य कर रहा था अपने पीएचडी के संदर्भ में, तब मुझे लाइब्रेरी के अंदर एक जो है कि भंगी पुराण पढ़ने को मिला और आपकी वो रिसर्च का टॉपिक भी मेरा यही भंगी था। हाँ। तो जब मैंने लाइब्रेरी में जाकर के पढ़ने का अध्ययन किया तो वहाँ के लाइब्रेरियन ने मेरे को, जब भी उससे बातचीत होती थी तो उसने कहा साहब मैं आपको ये किताब दूंगा जो आप कल पढ़िए आप। तो उसने वो भंगी पुराण निकाल करके मेरे को पढ़ाया। जब मैंने उस पुराण को पढ़ा तो उसके अंदर क्या है, शंकर का जिक्र है। शंकर जो है कि नहीं वो भंग का इस्तेमाल करने वाला शख्स रहा है, बताया है उसके अंदर। और जो भांग पीने वाले थे और भांग पीने के कारण उनके जो भी ग्रुप में आ जाते थे उनको वो भंगी कहते थे, जो बाद में धीरे धीरे चलते हुए वो भंगेड़ी हो गया। तो एक तो उसकी व्याख्या अपने पुराण के अनुसार इस तरीके से की। लेकिन हमारे जो सोशियोलॉजिस्ट हैं या एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इसकी व्याख्या थोड़ी दूसरे तरीके से की जी। उन्होंने ये व्याख्या की है कि सोसाइटी के अंदर जो सोशल रूल्स और रेगुलेशन थे या जो रिचुअल थे वो रिचुअल इतने सख्त थे कि अगर किसी अछूत की परछाई पड़ जाए तो उसको नहाना और धोना पड़ता था जी। और अगर ऐसी स्थिति में किसी सवर्ण जाति के व्यक्ति ने उस रिचुअल को या उस कस्टम को या उस नियम को तोड़ा है जी, भंग कर दिया है, तो भंग करने वाला व्यक्ति भंगी कहलाएगा। तो आप देखेंगे कि उच्च जातियों के अंदर, सवर्ण जातियों के अंदर जिस किसी भी व्यक्ति ने अपने सामाजिक नियमों का उल्लंघन किया या उनको तोड़ा है वो सारे के सारे व्यक्ति अपनी जाति से बहिष्कृत कर दिए गए और वो धीरे धीरे फिर छोटी जातियों के अंदर शुमार होते गए। तो वो क्या प्रगतिशील कुरीतियों को तोड़ा या यूं ही अच्छे बातों को उन्होंने तोड़ा? अब ऐसा है, इसके अंदर बहुत सारे कारण है। मैं जब इस पर शोध कार्य कर रहा था जी, जिसमें मैंने उत्तर प्रदेश का भी अध्ययन किया जी, और आपके मध्य प्रदेश का अध्ययन किया और फिर राजस्थान का किया। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके और मेरे मन में नहीं होती है। अब जैसे कोई खूबसूरत लड़की अगर आपको अछूत परिवार की मिल गई है, दिखने में ठीक ठाक है, तो इंसान जो है कि नहीं उसके लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। वो अपना धर्म भी छोड़ देगा, अपनी जात बिरादरी को भी छोड़ देगा, अपने परिवार को भी छोड़ देगा। तो कुछ लोग इसके कारण आगे लोअर जातियों के अंदर, कुछ लोग अकाल पड़ गया, एक जमाना था अकाल पड़ते थे,
मलेरिया हो जाता था और कोई बीमारी फैल जाती थी, इलाज नहीं होता था, मरने की स्थिति आ जाती थी। तो मरने के लिए आदमी तैयार होगा या जीने के लिए प्रयास करेगा? जी। तो जो जीने के लिए प्रयास करते हैं वो फिर अछूत को नहीं देखते थे, अछूत के हाथ के या घर का बना हुआ खाना भी खा लेते थे। और जब आपने खाना एक बार अछूत के घर का हाथ का खा लिया तो आप अपनी मूल जाति से अलग हो गए। इसी तरीके से बहुत सारे कारणों को मैंने अपनी थीसिस में गिनाया। लेकिन भंगी शब्द उन लोगों के लिए क्यों साथ अटैच किया गया, जोड़ा गया, जो मेला साफ करते थे? तो मतलब उनके लिए जो जीविका पालन का कोई साधन जो था कि नहीं, क्योंकि समाज के अंदर कुछ इतिहासकारों ने इनका भी जिक्र किया है। जी। क्या है कि जब एक राजा की सेना दूसरे राजा की सेना के ऊपर अटैक करती थी और किन्हीं कारणों से एक सैनिक दल हार जाता था तो वो बंधक बना लिया जाता था। और बंधक बनाए जाते थे वो किस जाति के होते थे? वो सब उच्च जातियों के होते थे। जी। उच्च जातियों के अंदर स्वाभिमान की एक बात हमें देखने को मिलती है। जी। उनके स्वाभिमान को क्रश करने के लिए उनको सबसे घृणित काम करवाया जाता था। और चूंकि वो बंधक थे तो बंधक होने के नाते उनको अपने स्वामी का आदेश का पालन करना पड़ता था। जी। तो पालन करने के कारण उनको कहते कि तुम मिला उठाए, क्योंकि ये सबसे निम्न किस्म का और घटिया किस्म का काम है, इसको कोई भी नहीं करना चाहता। और तब वो अपने स्वाभिमान को क्रश करते हुए इस धंधे को करते थे। जब करते तो समाज से अलग हो गए, समाज के नियमों को तोड़ दिया, समाज उनको स्वीकार नहीं करेगा फिर। और इसलिए उनको कहते हैं कि ये रूल को तोड़ने वाले हैं, भंग करने वाले हैं, इसलिए भंगी। इसका भंगी शब्द और इसके इतिहास से लाल बेग का अक्सर बड़ा गर्व से नाम लिया जाता है, उनका इससे क्या संबंध है? इससे संबंध तो ये नहीं है, मैं जब जोधपुर के अंदर था और मैं अपने पीएचडी के लिए काम कर रहा था उस वक्त भी, और उसके पहले जब मैं छोटा था बहुत, तब मैंने ये देखा है कि वहाँ के मेहतर समाज के लोगों के ऊपर इस्लाम का ज़बरदस्त प्रभाव है। इस्लाम के प्रभाव की मैं आपको 2-3 झलकें देता हूँ। पहली झलक तो ये है कि हमारे यहाँ हिंदुओं के अंदर अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है। जी। और जितने भी हिंदू होते हैं वो सब श्राद्ध पक्ष को मानते हैं। जी। हम श्राद्ध पक्ष को नहीं मानते थे, हम सुबेरात मनाते थे। हाँ। मतलब जोधपुर के अंदर जो मेहतर कम्युनिटी के लोग श्राद्ध नहीं मना, मतलब काफी आपके रीति रिवाज मुसलमानों के प्रभाव में थे। हाँ, पहनावा, खान पान, अब वो बता रहा हूँ। अब जैसे ये सुबेरात जो है कि नहीं, वो मुसलमानों के लिए मुर्दों के दिन के है। जी जी। तो सुबेरात आ गई। मर जाता था आदमी, अपने यहाँ जलाते हैं, वो गाड़ते थे। जी। ठीक है। अपने यहाँ मरने पर 12वां मनाते हैं, वो 40वां मनाते थे। फातिया पढ़ते थे मुसलमानों की तरह। अच्छा, समुदाय में भी हुई। और उस जमाने के अंदर देखिए खान पीन के अंदर मुर्दा खाते थे, गाय का मांस खाते थे। हाँ, उस जमाने में, उस जमाने के अंदर। तो ये गाय को खाने का काम किसका है? इस्लाम के अंदर है, गाय का वर्जित नहीं है इनके लिए, गाय खाते। अच्छा, इसी तरीके से जब ये मुहर्रम निकालते थे, आपको एक बात देखेगी, जितने भी दलित बस्तियां हैं वो करीब करीब सभी मुसलमानों के पास में मिलेगी। हाँ। चाहे वो मेहतरों की बस्ती ले लो, चाहे और किसी जाति की ले लो। हाँ। लेकिन इनके पास मिलेगी। और इनके पास में मिलने का एक और कारण भी है। मुझे मालूम है कि मेरी माँ जब मुझे पैसा देती थी कि तू बाज़ार से ये चीज़ लेकर के आता, तो मैं सीधा दुकानदार के पास नहीं जा सकता था। हाँ। मैं किसी मुसलमान को पकड़ता। हाँ। और कहता यार ये पैसे ले। हाँ। और वहाँ से ये चीज़ ला करके दे दे। ऐसा क्यों से? तो वो इसलिए कि हमारे हाथ से बढ़िया सीधा पैसा नहीं लेता था। आप यूँ देते थे तो वो मुसलमान तो ले लेता था। मुसलमान की दुकान पे जाते थे? नहीं, मुसलमान जो हमारा पड़ोसी होता था, मुसलमान का हाथ का वो दुकानदार तो पैसा लेता, लेकिन एक मेहतर के हाथ का नहीं लेता था। नहीं लेता था। तो हम उसको कहते जी कि भाई तू जा करके यार ये हमारे सामान लिया, तो वो जा करके बनिए को वो पैसे देता। हाँ। और जो जरूरतमंद बातें होती थी वो ला करके हमें दे देता। तो ये निकटता है। और आपको मालूम है कि मजबूरियों के अंदर जब कोई साथ देता है तो वो परिवार से भी ज़्यादा मतलब मान्य होता है समाज के अंदर। तो मुसलमानों का प्रभाव पड़ा।
ये जब आपके रमजान का महीना आता था, सॉरी, ये जब ताबूतिये निकलते हैं ना, मुहर्रम, हम मोली पहनते थे, मैं खुद मोली पहनता था, और ताबूतियों के नीचे निकलते थे, नीचे से निकलते, ये तो मैं, और मौका मिलता था तो खंदे भी देते थे, कंधे भी दिया, हम भी पढ़ते थे स्कूल में, हाँ, तो खंदे भी देते थे, और शरबत पिलाते थे हमें ये लोग। तो आप देखिए, मेरे दादा का नाम जमाल था। जमाल? जमाल। अब जमान किसका है? अलादीन। अच्छा। हाँ, तो अभी ये जो नामकरण आप देख लीजिए, सारे के सारे नामकरण इनके हैं, खान पान इनके हैं, रीति रिवाज इनके। अच्छा, शादी करने के जाने के पहले हमारे यहाँ एक मज़ार बनी हुई है जोधपुर के अंदर जी। उस जोधपुर में हम जो है कि नहीं, मेरे को खुद को मालूम, मेरे भाई की शादी हो रही थी, तो मैं और मेरे परिवार के चंद लोग जा कर के उस मज़ार पर टिक्का माथा टेका, और फिर बाद में जो है कि नहीं लड़की पक्ष के यहाँ गए। मतलब ये रिवाज था? ये रिवाज था। तो हर तरीके से इस्लामिक प्रभाव हमारे ऊपर रहा है। और वो लाल बेग जो मैंने जिक्र किया था, वो लाल बेग का भी हमारे घर पे मुझे मालूम है, मेरी माँ जहाँ हमारे मटके पड़े रहते थे पानी के, वहीं पर वो 7 मुटकियाँ रखती थी, वो अपने मिट्टी के छोटे छोटे लोहे बना करके जी, और उनको जो है वो सिंदूर वगैरह से कुछ लगाती थी, जिनको वो लाल बेग के तौर पर कहते थे। तो ये पंजाब में ज़्यादा था सर? ये पंजाब में यहाँ पर भी रहा है। तो मैं तो जोधपुर का। और मेहतर शब्द का क्या व्याख्या करेंगे हमारे दर्शक? मेहतर शब्द जो है कि नहीं, ये पर्शियन शब्द है जी, और मेहतर का मतलब महान से उन्होंने लिया है जी जी, कि जो व्यक्ति इस समाज को बिलोंग करने वाला वो महान है। अब हो सकता है कि ये उनको थोड़ा सा साइकोलॉजिकल एक ऊपर करने के लिए, इसलिए तो इनकी औरतों को मेहतरानी कहते थे। रानी शब्द लगा देने का मतलब भाई मेहतरानी तो भी, तो ये थोड़ा सा बुस्ट करने के लिए इन्होंने इस शब्द का, ये है पर्शियन शब्द। और चूड़ा शब्द? चूड़ा तो ये पंजाब का है जी, वहाँ का ही प्रचलन में है, बाकी यहाँ का नहीं, अपने राजस्थान में नहीं जी। आज के परिप्रेक्ष्य में अपन देखें तो जो है, आप मेहतर समाज को कहाँ देखते हैं? आर्थिक रूप से अगर बात करें, आर्थिक समृद्धि की बात करें, इतना आज़ादी का इतना समय बीत गया है, मेहतर समाज में आर्थिक समृद्धि की दशा और दिशा क्या है? डॉक्टर साहब, एक बात कहूँगा, किसी भी समाज की दशा और दिशा को नापने के 2 मापदंड हैं जी। एक है भौतिक मापदंड। भौतिक मापदंड के अंदर तो जैसे आपका मकान पहले झोंपड़ी था तो पक्का बन गया है, ठीक है नहीं? पहले गाड़ी नहीं थी आपके पास तो साइकिल आ गई, अब साइकिल नहीं है तो अब स्कूटर आ गया, कार आ गई। तो ये एक भौतिक साधन है जिससे कि आपकी प्रोग्रेस को नापा जाता है। और एक नॉन भौतिक होता है। नॉन भौतिक के अंदर हम कहते हैं कि आपकी सोच के अंदर परिवर्तन आया या नहीं आया। वैचारिक, हाँ, वैचारिक परिवर्तन आया या नहीं आया है। आपके अंदर गलत और सही के अंदर भेद करने की क्षमता विकसित हुई है या नहीं हुई। तो ये जो मटेरियलिस्टिक जो एस्पेक्ट है आपका एडवांसमेंट का, वो तो आपको इस कम्युनिटी के अंदर देखने को मिल जाएगा। नगर निगम, नगर पालिका में नौकरी तो पैसा आता है, पहले से थोड़ा बहुत इधर से कपड़ा आता है, वो भी मिल गया, वो है तो पैसा है, मतलब गरीबी और भूखमरी जैसी हालत नहीं है जो पहले थी जी। लेकिन विचारों की दृष्टि से देखें तो इनके अंदर अभी भी ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो पाया। ज़्यादा परिवर्तन नहीं होने के पीछे बहुत सारे फैक्टर, अब तो मुल्क आज़ाद हो गया है। नहीं, मैं आपने अपने बाबा साहब को आप बार बार अपना आदर्श मान रहे, मेहतर समुदाय बाबा साहब से कितना दूर और कितना पास है? देखिए, मैंने जो बाबा साहब का मेहतरों के प्रति लगाव रहा है उसको भी मैंने पढ़ा है। एक पूना के अंदर बाबा साहब का एक मित्र रहता था, मैं नाम उस वक्त भूल रहा हूँ क्योंकि महाराष्ट्र के नाम है तो थोड़ा परेशानी होती है याद करने में। बताते हैं कि बाबा साहब जब भी महाराष्ट्र जाते थे तो अपने उस मित्र को मिलने के लिए वो पुणे भी जाते थे जी। और पुणे जब जो जाते थे तो वहाँ के पुणे के जो ब्राह्मण थे वो बाबा साहब को खाने के लिए अपने वहाँ पर आमंत्रित करते थे। लेकिन बाबा साहब उनके घरों में कभी भी उस निमंत्रण को मान करके खाने के लिए नहीं जाते और उन्हीं के यहाँ जाते थे।
और बाद में वो शख्स बाद में पूना की जो नगर निगम है उसका वो मेयर बना जी। तो बाबा साहब के वक्त में ही मेहतरों के साथ में उनके संबंध बन गए थे। लेकिन अगर ये बात कहूँ तो हो सकता है कि लोग मेरी बात से कुछ सहमत हो या ना हो जी। लेकिन बाबा साहब के प्रभाव को घटाने के लिए जी कुछ राजनीतिक दलों ने इस कम्युनिटी को भड़काने का काम किया और उसके कारण बाबा साहब के बीच में और इनके बीच में दूरियां बनी जी। अब मैं आपको एक बताता हूँ, बाबा साहब जब लेबर मिनिस्टर बन गए थे तो उन्होंने पहली बार जो है कि जनाब सफाई कर्मचारियों का आयोग बनाया था। ये आज तक लोगों को पता नहीं है। एक कमीशन उन्होंने गठित किया था जी जी। और उस कमीशन के कारण ही इनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति का अध्ययन करवाया था जी। तो ये काम किसने किया था? बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था जी। इसी तरीके से बाबा साहब ने ही फॉरेन स्कॉलरशिप को इंट्रोड्यूस करवाया था ब्रिटिश गवर्नमेंट जी को कह करके। और उसके अंदर अलग अलग जातियों से शेड्यूल कास्ट के लोगों को इंग्लैंड और अमेरिका भेजा था पढ़ने के लिए जी। उनमें से चंडीगढ़ का पंजाब का एक शख्स है जी जिसका नाम मैं अभी भूल रहा हूँ जी। उनको उन्होंने जो है नहीं विदेशों के अंदर तालीम लेने के लिए भेजा था जी। और बाद के अंदर जब वो तालीम लेकर के आए तो पंजाब की गवर्नमेंट के अंदर मंत्री बने थे जी। तो स्कॉलरशिप देने का काम, कमीशन बनाने का काम और सबसे बड़ी बात आपको जो मैं बताता हूँ कि नगर निगमों के अंदर जो नियम बने हुए थे सफाई कर्मचारियों के भर्ती करने के वो गवर्नमेंट के नियम नहीं थे, वो ठेकेदारों के माध्यम से आते थे जी। और ठेकेदार दो तरीके का एक्सप्लॉयटेशन करता था। पहला एक्सप्लॉयटेशन तो पेमेंट के अंदर करता था, गवर्नमेंट से भले ही वो कितना पैसा ले रहा हो लेकिन उतना पैसा वो उनको देता नहीं था, ठीक है। और दूसरा शारीरिक शोषण भी वो करता था जी। इन सारी परिस्थितियों को देखने के बाद में उन्होंने जितने भी नगर निगम थे और प्रेसिडेंसी थी, जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी है, कोलकाता प्रेसिडेंसी है या आपके ये महाराष्ट्र प्रेसिडेंसी है, उन सब के नियमों के अंदर परिवर्तन करवाए जी। और परिवर्तन करा करके गवर्नमेंट को जिम्मेदारी दी कि आप रिक्रूटमेंट करेंगे जी, जिससे इनका फिजिकल और इकोनॉमिकल जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वो एक्सप्लॉयटेशन से बचेंगे। और उसके बाद में आप देखिए आर्मी के अंदर रिक्रूटमेंट हुआ सफाई कर्मचारियों का, एयरपोर्ट पर हुआ आपका जी। और जितने भी जो नगर निगमों के होते थे उनके अंदर इनका रिक्रूटमेंट, ये सारा काम तो उन्होंने किया। और तो और बाबा साहब का बहुत बड़ा एहसान है। अरे एहसान क्या है यार, ये लोगों को मालूम नहीं है, जानकारियां नहीं है जी जी। दूसरा एक और बता दूं, बाबा साहब ने पहली बार जी बॉम्बे के अंदर जो है इन मेट्रो की यूनियन गठित की थी। हाँ। और उस यूनियन के माध्यम से इनकी मांगों के ऊपर से उन्होंने संघर्ष किया जी। और यही बात उन्होंने दिल्ली के अंदर की जी। दिल्ली के अंदर आकर के उन्होंने मेट्रो की एक यूनियन बनाई थी जी। और उस यूनियन के अंदर इनके लोग थे जी। और बाद में जब देश आज़ाद हो गया तो कांग्रेस ने उस पर कब्जा कर लिया। मेहतर समाज की आर्थिक दशा के बारे में बताया कि लोगों के पास कुछ इतनी बुरी हालत नहीं है, ये तो कमाते भी है, मेहनत कौम है। सामाजिक हिसाब से आपने बताया कि बाबा साहब का इन पर बहुत कर्तव्य है, लेकिन क्या मेहतर समाज आज भी बाबा साहब को दूसरे जैसे अनुसूचित दूसरी जातियाँ बाबा साहब को पढ़ते हैं, नौकरियों में भी आ गए और आगे बढ़ गए, मेहतर समाज क्यों पीछे रह गया? ये आरोप कहाँ तक सही है कि हमारा सारा हक इन्होंने छीन लिया दूसरी जातियों? नहीं, देखिए इसके अंदर हक छीनने वाली बात नहीं है जी। सीधी सादी बात यह है कि जो जितनी मेहनत करेगा वो उतना ही आगे बढ़ेगा डॉक्टर साहब जी। जागरूकता वाली बात है। और जहाँ तक अम्बेडकर साहब के प्रभाव का प्रश्न है इस कम्युनिटी के संदर्भ में, वो तो ये बात राइट है कि प्रारंभ से लेकर के बाबा साहब के अंत तक जी मेहतर समाज का बाबा साहब के साथ में संपर्क रहा है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता जी। और जितना काम आज़ादी के पहले जी बाबा साहब ने एज ए लेबर मिनिस्टर के तौर पर किए हैं उतना तो मेरा ख्याल है कि किसी भी हुकूमत ने नहीं की मेहतर समुदाय के लिए जी। तो ये एक बहुत बड़ा उनका योगदान है। लेकिन
मेरा थोड़ा अपना ये परसेप्शन है, मेरा अपना ये सोच है कि चूंकि समाज के अंदर दो वर्ग ऐसे हैं जो कि पॉपुलेशन के हिसाब से थोड़े से ज़्यादा है संख्यात्मक दृष्टि से। दूसरा वो झुंझानू प्रवृत्ति के, तो महार और चमार ये समुदाय तो बाबा साहब के साथ में प्रारंभ से ही जुड़ गए थे जी। मैतर समाज भी जुड़ गया था, जैसा कि महाराष्ट्र के अगर इतिहास को अगर हम पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र के अंदर बाबा साहब ने इस कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ किया जी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे राजनीतिक चेतना बढ़ती गई जी, और बाबा साहब के साथ के अंदर जो है कि अन्य दलित जातियों का संपर्क भी बढ़ता गया, उससे मेरा अपना ये परसेप्शन है कि कुछ लोगों को लगा कि ये बढ़ता हुआ प्रभाव किसी एक राजनीतिक दल विशेष के लिए थोड़ा ठीक नहीं हो सकता है, और इसलिए उस दल के साथ में इनका संपर्क ना बढ़े, इसके लिए उनको गलतफहमी से जो है कि नहीं गुमराह करा, और गुमराह भी उस सीमा तक किया कि दिन बे दिन इनके बीच में के अंदर वह दूरियां बढ़ती गई। लेकिन मैं आपको ये भी बात बताना चाहूँ कि बाबा साहब की जो पॉलिटिकल पार्टी बन गई थी, उस पॉलिटिकल पार्टी में कई जगह बाबा साहब ने अधिकारियों के तौर पर इनको दिया था मैतर जाति के लोग जी जी। तो ये तो कोई नहीं कह सकता कि बाबा साहब ने इन जाति के लिए कुछ नहीं किया, बहुत कुछ किया है। आज़ादी के बाद जैसे आरक्षण का फायदा को लेकर क्या ये बात कहाँ तक सही है कि मैतर समुदाय के कुछ लोग जो राजनीतिक रूप से बांटना चाहते हैं वो कहते हैं कि सारा हक दूसरी जातियों ने ले लिया, तो आपने कहा कि जो जागरूक है वो लेगा। और अभी कुछ ही सालों में जैसे पहले भी हो पंजाब में जो अनुसूचित जाति में वर्गीकरण हुआ, मैतर समाज को अलग किया, क्या उसका लाभ मिला मैतर समाज को? देखिए, मैं कुछ महीनों पहले जो है ने पंजाब और हरियाणा के ऊपर थोड़ा कंसंट्रेशन कर रहा था कि हरियाणा में और पंजाब के अंदर इस मैतर कम्युनिटी की क्या स्थिति है। तो आरक्षण के अंदर ही आरक्षण की बात जो है कि पहली बार पंजाब के अंदर लागू हुई थी, और जब पंजाब के अंदर लागू हुई तो उसका बेनिफिट इस कम्युनिटी को मिला, इसमें कोई शक नहीं है। और उसका प्रभाव ये पड़ा है कि हरियाणा के अंदर भी एजुटेशन हुआ, और हरियाणा गवर्नमेंट ने भी इसको जो है कि नहीं विद इन रिजर्वेशन की जो है कि नहीं स्कीम को इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। और आज की स्थिति में अगर मेरे पास में हरियाणा के संदर्भ में बात कहूँ तो डॉक्टर साहब मैं ये कहना चाहूँगा कि हरियाणा दूसरे प्रांतों की तुलना में पॉलिटिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली, एजुकेशनली काफ़ी एडवांस है जी। अब मैं जैसे थोड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, राजस्थान के अंदर 1950 के अंदर आपका आरपीएससी का गठन हुआ, पब्लिक सर्विस कमीशन का, सब जातियों का प्रतिनिधित्व हुआ है। अनुसूचित जातियों में से जितनी भी एससी और एसटी की है लगभग सभी जातियों का प्रतिनिधित्व हुआ, और आज तक मैतर कम्युनिटी का एक भी बंदा राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में नहीं गया, जबकि कांग्रेस की हुकूमत रही है, बीजेपी की रही है, लेकिन बीजेपी उतनी नहीं रही जितनी की कांग्रेस की रही लंबे समय तक। अवसर वो चाहती तो अवसर दे सकती थी। अच्छा, दूसरा राजस्थान से जोधपुर से 3 जो है कि सीएम बने जी। पहले जयनारायण व्यास बने, उसके बाद में जब सुकाड़िया साहब का स्थानांतरण हो गया था ये जो गवर्नर कर्नाटका का, तो बरकतुल्ला साहब बने। बरकतुल्ला साहब तो थोड़े समय के लिए ही बने, लेकिन 3 बार हमारे अशोक गहलोत साहब को मौका मिला, और 3 बार में भी एक कोई ऐसा मैतर जाति का व्यक्ति नहीं मिला जो कि आरपीएससी के मेंबर की काबिलियत रखता हो। क्यों नहीं रखा? ये तो प्रश्न होगा चाहिए। तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो रहा है, उस डिस्क्रिमिनेशन के कारण इस कम्युनिटी के अंदर अब धीरे धीरे ये महसूस होने लगा कि हमें जो है कि इस पार्टी को हमने सींचा, अपना खून दिया, लेकिन इसने हमारी उपेक्षा की, और अब इसलिए अब ये अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। मैं बिहार में था तो बिहार के कुछ लोग जो मैतर समाज को बिलोंग करते थे वो दूसरे राजनीतिक दल की तरफ जा रहे थे। तो क्या राजनीति के अंदर मैतर समाज के लोगों को जिनको अवसर मिला, एमएलए बने, राज्यसभा के बने, लोकसभा के बने, मंत्री बने,
और बूटा सिंह जी भी मैत्र समुदाय थे, मजहबी सिख जिसको कहते हैं। राजस्थान में भी कई मंत्री रहे मैत्र समुदाय से, और राज्यों में भी रहे, ब्यूरोक्रेट्स भी एमएलए बने मैत्र समुदाय से। क्या उन्होंने अपनी दायित्व को निभाया इस कौम के भले के लिए? पहले तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान की विधानसभा का पहला चुनाव 1952 में होता है। 1952 से लेकर के अब तक के जो असेंबलियों के चुनाव हुए हैं उनके हिसाब से अगर मैं आपसे बात करूं तो आप भी अचरज में करेंगे। देश की आज़ादी के बाद में लेकर के मेरा ख्याल है 58 तक केवल एक व्यक्ति कांग्रेस से गया और एक व्यक्ति जो है कि जनता पार्टी से गया था, जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी। और ये केशवा राव पाटन जो है कि गोपाल पचेरवा ये एमएलए बन करके आया था। तो 52 से लेकर के 58 तक श्रीमान केवल और केवल 2 व्यक्ति ही प्रतिनिधित्व के तौर असेंबली में गए। बहुत विडम्बना की बात है। अब आप देख लिए क्या प्रतिनिधित्व है इनका। अब 58 के बाद में फिर चांस मिला इस चंदेलिया साहब को, और जो आईएएस रहे, कमिश्नर भी रहे हैं। कांग्रेस से टिकट मिला उनको, कांग्रेस को टिकट मिला और जीत करके ये असेंबली में आए। और अब जब चुनाव हो रहे थे 18 में या ये पिछला जो चुनाव हुआ था उसके अंदर इनको टिकट ही नहीं दिया कांग्रेस ने, और नतीजा क्या हुआ, ये कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में चले गए। अच्छा, अब जो ज्वाइन कर ली इन्होंने बीजेपी को, ज्वाइन कर ली। हाँ, एक राज्यसभा के भी मैत्र समुदाय से बीजेपी सरकार के अंदर मंत्री बने थे। अब मैं आपको वही भी बता देता हूँ, राज्यसभा के अंदर भी दलित जातियों के कई प्रतिनिधियों को अपने राजस्थान से भेजा गया है, लेकिन मैत्र जाति का आज तक राज्यसभा में नहीं गया। अच्छा, अब रहा सवाल लोकसभा का, तो लोकसभा के संदर्भ में भी अगर देखें तो बूटा सिंह तो बाहर का व्यक्ति था। लोकल तो राजस्थान का एक भी व्यक्ति आपको पार्लियामेंट में नहीं गया। तो कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि राजनीतिक पार्टियों ने भी इस समाज, इस कौम को तरजीह नहीं दी है, दोहन किया। और लेकिन साथ ही साथ सर दूसरी पार्टियों ने, जैसे आपने कहा कि मुसलमान और मैत्र कम्युनिटी जो जातियों की कॉलोनी जो बिल्कुल सटी हुई होती थी, तो जब भी सांप्रदायिक दंगे बढ़ते थे उसको सबसे ज़्यादा मुकाबला इन दोनों जातियों के बीच में होता था। तो आपको लगता है कि मैत्र समुदाय को भड़का कर, गुमराह करके, मोहरा बनाकर इनकी शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया गया, इनकी आर्थिक दशा के ध्यान किया, और अब इनका मोहरा बनकर इनको गलत तरीके से इनकी ताकत को उपयोग किया गया? देखिए जनाब, ये सीधा साधा मामला है। जब वैक्यूम हो जाता है तो हवा दूसरे इलाकों से आती है, और वैक्यूम में चली जाए है नहीं। एक वक्त था जब कांग्रेस सत्ता में थी। कांग्रेस जब सत्ता में थी तो समाज के हर तबके को कुछ ना कुछ काम करने का मौका और अवसर मिल जाता था जी। इस मैत्र कम्युनिटी के साथ में सबसे बड़ा जो तकमा लगा ना, वो ये लगा कि ये तो कांग्रेस के दामाद है। कौन? मैत्र। और दामाद का जब रिश्ता आप एस्टेब्लिश कर देते हैं तो इसका मतलब वो घर का बहुत मोजिज व्यक्ति बन जाता है। जी जी। उस मोजिज व्यक्ति की इमेज के कारण दूसरे राजनीतिक दलों ने इनकी उपेक्षा की। वो भी सत्य है जी। क्योंकि दलितों के वोट थोक भाव के अंदर कांग्रेस को मिलते थे, लेकिन कुछ समय के बाद के अंदर कांग्रेस ने दलितों की जिस तरीके से उपेक्षा की, उसका नतीजा ये हुआ कि दलित भी धीरे धीरे इस कांग्रेस से अपना पल्ला झाड़ने लगे जी। और आज आप देखेंगे सभी दलित जातियों के लोग जो है दूसरे राजनीतिक दलों की तरफ चले गए जी। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जी। धार्मिक दृष्टि से मैत्र समाज या भंगी समाज की बात करें तो बहुत अच्छा इतिहास रहा है, अच्छी परंपरा रही है बहुत। लेकिन जब मैत्र से वाल्मीकिकरण हुआ, उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्यों ये ऐसा क्या दौर चला और आज किस हालात में है, इसका भविष्य क्या आप देखते हैं? देखिए, जहाँ तक धार्मिक पक्ष का ताल्लुक है, इसके संदर्भ में ये कहना चाहूँगा कि आपको ध्यान होना चाहिए कि रैदास करके जो संत हुए हैं, महाराष्ट्र के अंदर भी संत हुए हैं, उन संतों के जो अनुयायी रहे हैं वो सारे के सारे तो नहीं,
लेकिन शिक्षा के साथ में उनका लगाव रहा है जी। और वो अपनी लेखनी के कारण उनके साहित्य का सर्जन के बराबर करते रहे जी। रैदास के साहित्य को भी इन्होंने डेवलप किया और नतीजा हुआ कि आज रैदास को केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर कनाडा में भी इनको याद किया जाता है। तो ये सोच है। अब जहाँ तक मेतरों का ताल्लुक है डॉक्टर साहब, मेतरों के अंदर एक संप्रदाय जरूर पनपा है जिसको ये नवल संप्रदाय के नाम से पुकारते हैं। लेकिन महाराज एक संत हुए हैं, वो जोधपुर के हैं। अब उनके साथ में क्या रहा कि उन्होंने इसको वंशानुगत बना दिया। एक मरेगा तो दूसरा पैदा हो जाएगा, दूसरा होगा तो वो गद्दी अध्यक्ष बना था। पढ़े लिखे ये लोग हैं नहीं, साहित्य का सर्जन ये करना जानते नहीं हैं। पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर इनके बारे में लिखना चाहे तो ये उनको सूचना देना पसंद नहीं करते हैं। नतीजा ये होता है कि ये ढाक के तीन पाती रह जाते और ना उधर के और आज इस संत का कहीं प्रचार प्रसार ज़्यादा नहीं हो रहा और उसके कारण इनका जो एक दबदबा धार्मिक दृष्टि से सुधार के हिसाब से जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। आपका मानना है कि नवल साहब की विचारधारा फैलती तो काफ़ी अच्छी, बहुत अच्छा। आज भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बने हुए 70-75 साल होना है जनाब। आज भी इनके परिवार का जब पाकिस्तान में जाता है तो वहाँ इनको इतना मान और सम्मान मिलता है जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन दर्शकों के जानने की ये जिज्ञासा कि जो मेहतर से वाल्मीकिकरण हुआ है, इतिहासकार भी मानते हैं, कई प्रबुद्धजीवी लेखक विचारक भी कहते हैं कि भी मेहतर समुदाय का वाल्मीकि से कोई संबंध नहीं है, फिर भी वाल्मीकि जो जिसको संबंध बताया जा रहा है वो मेहतर समाज उसको ढो रहा है, उसके मोहल्लों में वाल्मीकि भवन बनाए जा रहे हैं, वो वापस उस अम्बेडकर की विचारधारा से अलग जो विचारधारा से मेहतर समुदाय, जबकि दूसरी अनुसूचित जातियाँ बाबा साहब की विचारधारा से जुड़ी है, मेहतर समुदाय वाल्मीकि के नाम पर फिर गुमराह हो रहा है। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, बात तो कुछ सीमा तक सही है। पंजाब की जब आप बात कर रहे हैं खास करके, तो पंजाब के अंदर एक वक्त ब्रिटिश काल के अंदर क्रिश्चियनिटी का प्रभाव बढ़ रहा था और क्रिश्चियनिटी के प्रभाव के कारण पंजाब के जितने भी जो मेहतर थे या जो भंगी थे, उन सब लोगों ने जो है क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर लिया था। ये जब अडॉप्ट कर लिया गया और उस वक्त सेंसस शुरू हो चुकी थी इंडिया के अंदर जी, तो सेंसस के आंकड़ों की जब जानकारियाँ इनको मिल रही थी समाज के सवर्ण जातियों के लोगों को, तो उनको चिंता होने लगी कि ये समाज का वर्ग जी अगर जो है कि क्रिश्चियन बन जाएगा तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारी संख्या का अंदर जो है गिरावट आएगी जी। उसको रोकने के लिए उन्होंने आर्य समाजियों को इनके बस्तियों के अंदर भेजना शुरू किया और आर्य समाजियों ने इनको धीरे धीरे अपने कब्जे में करने का प्रयास किया जी, ताकि इनके ऊपर जो क्रिश्चियनिटी का प्रभाव बढ़ रहा है वो कम हो जाए। और मैंने लोग ऐसा भी कहते हैं कि मेहतर समुदाय को उस बाड़े में रखे रहने के लिए बहुत बड़ा अभियान चलाया गया कि नहीं, उसके अभियान के पीछे की कहानी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि 1900 के आसपास में शायद मोस्ट प्रोबेबली भगवान दास जी की एक किताब नहीं उसकी है एक अमित चंद शर्मा, अमित चंद शर्मा ने एक किताब लिखी है, वाल्मीकि प्रकाश करके उस किताब का नाम है जी। वो 1920 या 1924 के आसपास की प्रकाशित पुस्तक है डॉक्टर साहब जी। और अमित चंद पहला व्यक्ति था जो आर्य समाजी था, ब्राह्मण था बाई कास्ट, उसने ये प्रचार शुरू कर दिया कि तुम तो वाल्मीकि के वंशज हो और उसके आधार पर इन्होंने इस समाज के अंदर घुसपैठ करना शुरू किया और आज एक ऐसा वर्ग पैदा हो गया है जो वाल्मीकि के नाम आप माने या ना माने आपको मनवाने के लिए मजबूर करेंगे। वो वाल्मीकि सेना बन गई, वाल्मीकि ये सब है। ये भी एक राजनीतिक मतलब जो है कि संगठन के माध्यम से ये सारी चीज़ें चलाई जा रही है। तो आपको लग नहीं रहा सर कि जो मेहतर समुदाय है उसको एहसास नहीं हो रहा है कि वो कौन सी दिशा में जा रहा है? जो पढ़ाई लिखाई कम है, दूसरी कम्युनिटी बिजनेस में भी बढ़ रही है, बिजनेस नहीं तो प्राइवेट सेक्टर में बढ़ रही है, कई तरह के स्किल डेवलपमेंट हो रहे हैं, लेकिन दूसरी जातियाँ कहते हैं कि अभी भी ये झाड़ू पकड़े हुए हैं, साथ में और वाल्मीकि के नाम पे इनको गुमराह करा, वो धार्मिक अंधविश्वास बात पकड़ ली और झाड़ू को छोड़ नहीं रहे। तो ये कहाँ ले जाएगा मेहतर समुदाय?
देखिए, ये जो ट्रेंड इनके अंदर जो डेवलप हुआ ना, ये इनके स्वयं के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा इस मायने में नहीं है कि जो आदमी जितना धार्मिक प्रवृत्ति का डेवलप हो जाता है, वो अपना पतन स्वयं ही बुला लेता है। धार्मिक अंधविश्वास, अंधविश्वास, तो वो अपना पतन स्वयं ही बुला लेता है। और यही कारण इस वाल्मीकि समाज के साथ। और अगर वाल्मीकि के ये वंशज है तो इसका मतलब भंगी समाज की पैदाइश तो वाल्मीकि के वक्त में हो गई थी। फिर ये दूसरे राजनीतिक दलों को और मुगलों को क्यों बदनाम करते हैं एक बात की? हाँ, कि भंगी समाज मुगलों के टाइम हुआ, मुगलों के टाइम है। अगर हाँ, आपका ये टिप्पणी बड़ी महत्वपूर्ण है कि अगर भंगी समुदाय, मैत्र समुदाय वाल्मीकि की वंशज है तो ये तो बहुत तो उस वक्त तो हो गई थी ये तो। हाँ। तो इस कारण ये इनको गुमराह करने का है। तो आपका कहना है कि मैत्र समुदाय को अपने परंपरा के जो संत है उनकी और आज के टाइम में जो आदर्श है साइंटिफिक विचारधारा के, उनको तो ये इग्नोर कर रहे हैं। हाँ। और इन दूसरे लोगों के चक्कर के अंदर पड़ करके उनका अनुकरण कर रहे हैं। नतीजा क्या हो रहा है? समाज के अंदर वही परेशानियां खड़ी हो रही है। ना विवाह के लिए योग्य साथी मिल पा रहे हैं। लड़कियां हमारे यहाँ बहुत पढ़ी लिखी है, लेकिन लड़के उतने पढ़े लिखे नहीं है जी। और लड़का पढ़ लिख भी गया है तो उसको रोजी रोटी नहीं मिल पा रही है जी जी। तो कई तरीके के आर्थिक है। और सबसे बड़ा ये जो समाज का स्टिग्मा जो इसके साथ में जुड़ गया जी, वो इसके लिए सबसे बड़ा है। एक बार तो गांधी भी, अब गांधी के बारे में मुझे कहना तो नहीं चाहिए, महात्मा गांधी, लेकिन गांधी जी भी जब दिल्ली की भंगी बस्ती में जा कर के रहे तो उन्होंने भी भंगी के हाथ का कभी पानी और खाना नहीं लिया। ये क्या बताता? जब हमारे राष्ट्रपिता की ये सोच है तो ऐसी स्थिति के अंदर दूसरे समाज के लोगों तो सब गोलमेज कॉन्फ्रेंस के बाद इन्होंने कहा था कि हम अछूतो आंदोलन चलाएंगे, भंगी बस्तियों का कल्याण करेंगे, लेकिन ऐसा देखा नहीं गया। तो बाबा साहब ने बहुत बाद में कहा था कि तुम्हारा ये सब आंदोलन सिर्फ नाटक है, ये बात। लेकिन अब बात आती है कि आधुनिक समय में वर्तमान डिजिटल युग है, स्किल के लिए कोई रोक नहीं रहा है, सारा मंच खाली पड़ा है, कुछ भी हुनर सीखो और कमाओ। ऐसे दौर में और बेहतर समुदाय के कुछ लोग नौकरियों में भी आए, कोई वकील है, प्रोफेसर, डॉक्टर, वो भी तो इतना समाज के लिए न लिख रहे, या सामाजिक आंदोलन। दूसरे जातियों में देखो, जो चरमकार जातियाँ उसके अंदर व्यक्ति पढ़ा और उन्हें समाज को जागरूक किया, पढ़कर कुरीतियों को प्रति मिटाकर। ऐसा इस समाज में क्या देखने को मिल रहा है? इसके दो कारण हैं। एक कारण है कि पढ़ा लिखा लड़का तो सरकारी मुलाजिम बन गया जी, चाहे छोटा अधिकारी बना हो चाहे बड़ा अधिकारी बन गया हो जी। और जब आप सरकार के मुलाजिम बन जाते हैं तो फिर आपके ऊपर बोलने और चालने के ऊपर कई प्रकार के प्रतिबंध भी लग जाते हैं कि आप गवर्नमेंट के खिलाफ में नहीं बोल सकते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसियों को आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं जी। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का समाज के साथ में उतना इंटरेक्शन नहीं होता है जी, जितना इंटरेक्शन समाज के सामान्य व्यक्ति का होता है जी। अब जैसे कोई मैत्र समाज का व्यक्ति अधिकारी बन गया है तो अधिकारी होने के नाते उसको अधिकारी के तौर पर रहना है, बातचीत करनी है, लोगों के काम को हल करना है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वो समाज के साथ में उतना इंटरेक्शन नहीं कर पाता और समाज की ये सोच डेवलप होती है कि ये तो हमारे से कट गए। ये डेवलप होता है जो हर कौम के अंदर हो रहा है, यहाँ तक तो ठीक है जी। लेकिन अब होता क्या है कि सेवानिवृत्ति के बाद में जो पढ़ा लिखा व्यक्ति समाज को सुधारने के लिए या समाज की प्रगति के लिए इनके साथ जुड़ना चाहता है तो वो इसको जोड़ना पसंद नहीं करता। तो वो क्यों नहीं करता है? नहीं, वो तो अनुसूचित जाति सभी जातियों में जो समाज सुधारक होता है उसको तो जो परंपरा रूढ़िगत समाज कहाँ स्वीकार करता है? रोड आर्ट का तो आप तो वही तो कारण आता है। अब क्या होता है कि समाज का जो अशिक्षित वर्ग है वो राजनीतिक दलों के साथ में जिस तरीके से अपने संपर्क एडजस्ट कर लेता है उसके कारण राजनीतिक दल भी उनको ज़्यादा तवज्जो देते हैं और उसके कारण वो जो है कि नहीं, अगर कहीं भी प्रतिनिधित्व की बात आएगी तो ऐसे लोगों को वो प्रतिनिधित्व दे देंगे। हाँ, तो वही है ना सर, न तो राजनीतिक इस मैत्र समुदाय का अभी वर्तमान में कोई न तो राजनीतिक नेतृत्व प्रभावशाली, ये वैसे ही पनपने नहीं देते, तैयार नहीं होने देते। और अनुसूचित जातियों की जो प्रभावशाली जातियाँ वो भी कौन सा आगे आने ही देती, वो भी नहीं देती। लेकिन जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख गया नगर निगम में है तो वो या तो वो उड़े रहेंगे, वो ठेकेदारी वो उस प्रथा के अंदर उसको मजबूत करने के लिए, या फिर धार्मिक इस तरह का जो ये सिर्फ करने में रहते हैं। तो
और बाबा साहब की विचारधारा को एकाएक स्वीकार नहीं करते। बुद्ध की और कबीरपंथी तो जो पहले से है वो चलो ठीक है। तो कुल मिला के आपको इस समाज का क्या भविष्य नजर आता है? ऐसा है कि अब धीरे धीरे समाज की परिस्थितियों में परिवर्तन आ रहा है जी। परिवर्तन इन सेंस में आ रहा है कि अब अम्बेडकर साहब को अपने नज़दीक मान रहे हैं ये। अच्छा। उनकी जयंतियों को मनाना जी, अगर स्वयं नहीं मना पाते हैं तो जो दलित समाज के दूसरे लोग जयंती मनाते हैं उनके साथ ये जुड़ते हैं, उनको आर्थिक दृष्टि से शारीरिक दृष्टि से मदद करते हैं। तो अब धीरे धीरे इनको लग रहा है कि अम्बेडकर ही एक ऐसे शख्स थे जिनके कारण जिन लोगों ने इनको एडॉप्ट किया, समझा, वो आगे बढ़ गए और हम किन्हीं कारणों से पीछे इसलिए रह गए कि हमने इनके दर्शन को स्वीकार नहीं किया और वो गंदे परंपरागत पेशों में कुछ नशा प्रवृत्ति के कारण, कुरीतियों के कारण धंसे रहे। आज के इस आधुनिक युग में टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, उपकरण इतने आ गए हैं, फिर भी एक मेहतर समुदाय का व्यक्ति बिल्कुल गटर के अंदर उड़ता है, मेले के अंदर उतरता है। और अक्सर हम अखबारों में पढ़ते हैं कि सेफ्टी टैंक के अंदर दम घुटने से इतने मर गए, लेकिन कोई आंदोलन नहीं होता है ऐसा। इतने लोग मर रहे हैं सेफ्टी टैंक में, मतलब और जगह मरते हैं तो उसका बड़े बड़े खबरें छपती है, लेकिन एक मेहतर समुदाय का व्यक्ति सफाई करते हुए इस दयनीय हालत में मर जाता है, उसकी कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं, खुद समाज के अंदर भी नहीं। अब मैं आपको इसके संदर्भ में दो बातें बताता हूँ डॉक्टर साहब। जैसे ये बात सब दलित समाजों के ऊपर लागू होती है कि आप अपने ट्रेडिशनल जो धंधे रहे हैं उनका परित्याग कीजिए, क्योंकि ट्रेडिशनल धंधों के कारण ही समाज के अंदर हमारी स्थिति जो है वो लोअर मानी जाती है जी। और अगर हम इस लोअर धंधे को अगर छोड़ करके दूसरे धंधे को अपना लेंगे तो हमारा समाज के अंदर जो स्तर है वो थोड़ा उच्च हो जाएगा। लेकिन आप देखेंगे जैसा कि आपने भी कहा है कि अब तो नई नई टेक्नोलॉजी आ गए हैं, नए नए साधन आ गए हैं, तो इनका लाभ भी कौन उठा रहा है, इस पर भी थोड़ा आप गौर कीजिए। अब जैसे मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल दूंगा जिससे आपको मालूम पड़ जाएगा। जैसे ही टेक्नोलॉजी का इजाद हुआ, एक ज़माने के अंदर गंदे कपड़े को धोने का काम किसका था? धोबी का था जी। और धोबी का दर्जा नीच माना जाता था। लेकिन जैसे ही लॉन्ड्री सिस्टम, ड्राई क्लीनिंग आ गया, अब आप देखेंगे कि धोबियों को तो रख दिया पीछे और वर्मा और शर्मा सारे के सारे इन लॉन्ड्रियों के मालिक बन गए। तो जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो टेक्नोलॉजी आई तो इस मायने में थी कि भाई जो गरीब तबके के लोग हैं वो इसको अपनाएंगे तो इस गंदगी से दूर हो जाएंगे, 2 पैसे की आवक होगी और समाज के अंदर इनका स्तर ऊपर उठेगा। लेकिन वो नहीं उठा। तो इसी तरीके से चमड़े की बात करते हैं। चमड़े का काम करने वाली जो जाति थी उनको नीचा माना जाता था। लेकिन आपको मालूम है ब्रिटिश काल के अंदर ही कानपुर के अंदर चमड़े की सफाई को करने के लिए बड़े बड़े कारखाने लगे थे। और आज इन कारखानों के अंदर चमड़ी को उतारना, चमड़ी को साफ करना, उनका लेदर करना, ये सारे का सारे कोई आपके और हमारी जात मॉडर्न टेक्नोलॉजी और उन सारी लेदर इंडस्ट्री पे सवर्णों का कब्जा, सब जगह कब्जा हो गया। कानपुर की लेदर इंडस्ट्री, लखनऊ की, कलकत्ता की, सब जो सेलुकास्ट का शू मैन्युफैक्चरिंग पे कब्जा था, एक मुश्त कब्जा था। और दूसरे लोग उसको घृणा की दृष्टि देखते थे। आज देख लीजिए, आज देखते तो इधर भी जो टेक्नोलॉजी आती है सफाई। अब मैं आपको बताता हूँ कि आज नगर निगमों के अंदर, आप दूसरी तो छोड़िए, राजस्थान का जिक्र ले लीजिए। राजस्थान के अंदर नगर पालिका के अंदर काम करने की 100% कौन सी जात बिरादरी थी? यही मेहतर थी। लेकिन अब आरक्षण यहाँ पर भी लागू कर दिया जी कि आपको इतना प्रतिशत तो आरक्षण मिलेगा, बाकी का सवर्ण जातियों को मिलेगा। अब सवर्ण जातियों के लोग भी आ गए क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आ गई। अब तो जैसे ही टेक्नोलॉजी आती है ना डॉक्टर साहब, तो वो टेक्नोलॉजी आती है तो इन गरीब तबकों के लिए, लेकिन सवर्ण समाज का लोग फिर यहाँ आकर के उसको झांप लेता है। और ये हालात भी है कि सफाई कर्मचारी के रूप में सवर्ण व्यक्ति भर्ती तो करा देता है, लेकिन जब यहाँ आके वो सफाई नहीं करता है, वो अपने रसूखात से, अपनी अप्रोच से कहीं और चपरासीत बन जाता है, ऑफिस में लग जाता है। और ये देखने में आया कि वो सफाई नहीं करता। तो और आखिर में इस कौम को ही इस भट्टी में झोंकना पड़ता है बार बार। और दर्दनाक मौत जो इस मरते हैं, अक्सर अखबारों में आते हैं।
तो बड़ी दर्दनाक मौत से उनका परिवार, और उनके लिए कोई मुआवजा भी नहीं, कोई प्राइवेट सेक्टर में मौत होती तो वो 1-2 दिन अखबारों में होके रह जाती है, सरकार भी इस कम्युनिटी। लेकिन एक व्यक्ति ने कहा था कि अगर सफाई कर्मचारी भारत का वो मजबूत स्तंभ है, अगर 5 दिन तक सफाई करना छोड़ दे ना, क्योंकि सफाई रोड की हो या टॉयलेट्स की हो, पब्लिक टॉयलेट्स की हो या और कहीं भी हो, बहुत महत्वपूर्ण है, हर कोई एक हाथ नहीं लगाता है, तो पूरा सिस्टम पैरालाइज हो सकता है। ऐसे पैरालाइज करने वाली कौम इतनी बहादुर कौम मानी जाती है, उसने इतनी ताकत कभी क्यों नहीं बताई कि मन मुताबिक अपनी मांगे माने कि भाई नहीं, हमारे लिए तो विशेष भर्ती अभियान चलाया जाए, हमारी सरकारी नौकरी लिए हमारे लिए ये सुविधा दी जाए, सेफ्टी टाइम में मरने वालों को ये मुआवजा दे। ऐसा दौर क्यों नहीं चला? आप क्या या पॉलिटिकली समझौता कर लेते लीडर फीडर? वो भी मैं बताता हूँ। आपको मालूम है कि अम्बेडकर साहब जब दिल्ली के अंदर रह रहे थे एज ए मिनिस्टर ब्रिटिश हुकूमत में, तो एक मेटर उनके पास में गया जी। उसको गटर में उतार दिया था दिल्ली के अंदर जी। गटर में उतार दिया तो उसके शरीर पर फंफोले आ गए थे। ये खुद रत्तू ने लिखा है जी। रत्तू की जो किताब है उस किताब के अंदर इसका वर्णन आया, वो मैं आपको बता रहा हूँ। नानक चंद रत्तू जी, नानक चंद रत्तू का। वो अम्बेडकर साहब के पास में गया और अम्बेडकर साहब को कहता है कि आप मुझे किसी ऐसे डॉक्टर के पास में भेज दीजिए जो मेरे को इस परेशानी से दूर कर दे जी। तब बाबा साहब का डायलॉग सुनिए। वो कहते हैं, पूछा कि तो ये स्थिति कैसे हुई तेरी? तो उसने सारा बताया कि मेरे को गटर में उतारा और गटर से बाहर निकलते ही मेरी ये स्थिति है। तब बाबा साहब ने कहा कि ये वो कौम है जिस कौम को मैं समझा करके कायल हो गया, लेकिन ये कौम नहीं समझ पाई जी। इस कौम के अंदर वो ताकत है कि अगर ये 2 घंटों के लिए अगर पूरे मुल्क की सफाई का काम बंद कर दे तो ये ब्रिटिश हुकूमत इनके चरणों में आकर के गिर जाएगी। तो आप जिस शक्ति का जिक्र कर रहे हैं ना डॉक्टर साहब जी, ये शक्ति का एहसास तो अम्बेडकर साहब ने बहुत पहले ही कर लिया था और कहा भी है अपनी राइटिंग के अंदर। लेकिन ये राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से एक नहीं हो पाया। और आज भी आप देखिए, आपको ये हाथरस वाला कांड तो याद है कि नहीं है? ये नेशनल लेवल का नहीं, इंटरनेशनल लेवल का इशू बन गया था। आज भी उनके घर के अंदर क्या स्थिति बनी हुई है जी। और सब बरी हो गए, केवल जो एक मैन एक्यूज्ड है उसको उन्होंने सजा दी है जी। लेकिन वो भी हाई कोर्ट जाते जाते बरी हो जाएगा जी। उसका कारण है कि लीडरशिप नहीं है जी। और जिस कौम की लीडरशिप कमज़ोर होती है या नहीं के बराबर होती है, वो कौम कभी भी सरवाइव नहीं कर सकती है किसी भी फील्ड के जी। नंबर 1। दूसरा, राजनीतिक दल कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि इन कौमों के अंदर कोई शक्तिशाली स्ट्रॉन्ग लीडरशिप डेवलप हो जी। सर, आप इतने साल तक यूनिवर्सिटीज़ के परिवेश में रहे, एक प्रोफेसर से लगाकर वाइस चांसलर तक, जब आपने प्रवेश किया तब शेड्यूल कास्ट के कोई वहाँ टीचिंग में बहुत कम थे या नहीं के बराबर थे, लेकिन बाद में जिन जिन लोगों को आरक्षण की वजह से अवसर मिला, कई शेड्यूल कास्ट के लोग, दलित पिछड़े लोग, आदिवासी लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बने, अलग अलग विषयों के, हिंदी के, सोशियोलॉजी की, फिलोसफी के। बड़ी बड़ी तनख्वाह मिलती है उनको, वहाँ बड़ा खूब समय मिलता है लिखने और पढ़ने के लिए। लेकिन आज देखते हैं कि वो अपना दायित्व न तो वो ज़्यादातर लोग न तो वो समसामयिक मुद्दों पर है या सामाजिक मुद्दों पर न लिखते हैं और न अध्ययन करते हैं, जबकि उनको बहुत माहौल है। क्या ये देखकर आपको दुख होता है? ऐसा है कि आप जो कह रहे हैं उसके अंदर 100% नहीं बल्कि 200% सच्चाई है जी। ये बात है कि हमारे भारत के अंदर जो प्रोफेशन है, उन प्रोफेशन में सबसे श्रेष्ठ अगर कोई प्रोफेशन माना गया है तो वो टीचिंग का प्रोफेशन माना गया जी। अब टीचिंग के प्रोफेशन के अंतर्गत जब हमें यूनिवर्सिटी के अंदर या कॉलेजेस के अंदर पठन पाठन करने का अवसर मिलता है तो निश्चित तौर पर हमारे जितने भी दलित समाज के टीचर्स हैं, चाहे वो कॉलेज के अंदर पठन पाठन का काम कर रहा है या यूनिवर्सिटी का काम कर रहा है, उसका एक नैतिक फर्ज बनता है कि वो अपने जिस समाज को वो बिलोंग करता है जी,
उस समाज से संबंध रखने वाले ऐतिहासिक पक्ष को, भौगोलिक पक्ष को, राजनीतिक पक्ष को, सामाजिक पक्ष को या आर्थिक पक्ष को, इनके ऊपर उन्हें शोध कार्य करना चाहिए। ये उनका प्राइमरी एक तरीके का दायित्व है, क्योंकि जब तक समाज का साहित्य नहीं होता है तब तक हमें अपना पिछला इतिहास पढ़ने का मौका नहीं मिलता है जी। एक बार कहीं बाबा साहब ने ये कहा भी था कि एक सवर्ण जाति के किसी बच्चे को जिसकी उम्र की 10 साल की है, अगर आप उससे मतलब जो है कि 100 साल के इतिहास के बारे में पूछो तो वो हमें 500 साल का इतिहास बता देगा। यानी वो इतना कर्मशील व्यक्ति है। हाँ। और दूसरी तरफ हमारे एक नौजवान व्यक्ति को, उसको शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को, दलित को अगर 100 साल का भी पढ़े लिखे को भी पूछ रहे तो वो 50 साल का भी इतिहास नहीं बता। हाँ। तो ये इसलिए, और जिनके हाथों में इतिहास का निर्माण करने की क्षमता थी या जिनकी कलम के अंदर वो दम था कि वो हर समाज के उतार और चढ़ाव को लिपिबद्ध कर रहे थे, तो उन्होंने तो हमारा कोई इतिहास लिखा नहीं। और अगर इतिहास लिखा है तो उस इतिहास के अंदर उन्होंने उतनी सच्चाई का सहारा नहीं लिया जितनी सच्चाई का सहारा लेना चाहिए था। उनको उन्होंने तोड़ मरोड़ करके इतिहास को पेश कर दिया, यहाँ बिल्कुल इग्नोर भी कर दिया। एक महान दार्शनिक ने कहा है कि शिकारियों ने जब इतिहास लिखा तो उन्होंने हिरणों का शिकार किया, लेकिन हिरणों की दर्दनाक पीड़ा को या उनके इतिहास को नहीं लिखा। हाँ। इसलिए हे हिरणों, अब तुम्हें जब अवसर मिले अपना इतिहास लिखने का तो आप अपना कलम उठाइए और लिखिए, क्योंकि शिकारी हिरणों का इतिहास कभी नहीं लिखेंगे। तो आप जो जिक्र कर रहे हैं वो मैं जिक्र उसी बात का कर रहा हूँ, जो पीड़ा आपके हिरणों के संदर्भ में आपने बताई है वही पीड़ा इस दलित समाज की है। हाँ। एक बार मैं जब जोधपुर गया था तो वहाँ एक दलित समाज के लेखक की पुस्तक का विमोचन हो रहा था और उसके अंदर यूनिवर्सिटी के अधिकांश टीचर्स मौजूद थे। जब मैं संबोधन दे रहा था तो बात ही बात में मैंने जिक्र किया कि देखिए मित्रों, मैंने तो अपना दायित्व पूरा किया, आप लोगों को एक यूनिवर्सिटी में ला कर के काम करने का, पठन पाठन का मौका दिया। अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम अपने ही समाज के इन विभिन्न पक्षों में से जिस पक्ष को भी ठीक समझते हो उस पक्ष के ऊपर तुम अपना इतिहास लिखो जी। तुम्हारे पुरखों ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी है, लेकिन कितने लोगों का इतिहास तुम पढ़ रहे हो जिसमें उन कुर्बानियों का जिक्र है। हमारी सांस्कृतिक परंपरा है, धार्मिक रही है, संतों की परंपरा है, वो बाहर लाओ, वो बाहर लानी चाहिए तुम्हें। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि अब तक जितना साहित्य आ रहा है बहुत कम ऐसे दलित साहित्यकार हैं, चाहे प्रोफेसर हैं, जो कि अलग अलग विधाओं पर लिख रहे हैं, लेकिन हकीकत है कि ऐतिहासिक पहलुओं पर बहुत कम हमारे लोग लिख रहे हैं जी। और जो भी लिख रहे हैं तो वो ऐसे लोग लिख रहे हैं जिनका टीचिंग से कोई लेना देना नहीं। अब मैं जैसे एक बात बता देता हूँ, दिल्ली के कई ऐसे प्रोफेसर हैं जिनको मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, लेकिन वो पढ़ने लिखने से उनका सीधा ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो फिर भी लिख रहे हैं और उनके साहित्य को तरजीह दी जा रही है। अब जैसे एक बात का जिक्र, ओम प्रकाश वाल्मीकि की बात करें। ओम प्रकाश वाल्मीकि कोई यूनिवर्सिटी में नहीं था, किसी कॉलेज में नहीं था, वो तो एक लेबोरेटरी में काम करता था, लेकिन उसने जिस साहित्य का सर्जन किया तो आज उस साहित्य को ये लोग स्वीकार, आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बड़े बड़े मंच पर वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कविताओं को पढ़ा। इसी तरीके से सूरज चौहान जो करके था उसको पढ़ा जा रहा है, उसको सुना जा रहा है। तो कुछ लोगों ने प्रयास किया, लेकिन ये बात राइट है, इसकी पीड़ा मुझे भी है कि पढ़ा लिखा तबका अपने दातियों का निर्वाह नहीं। लेकिन शेड्यूल कास्ट के आदमियों को कई बड़े बड़े प्रोफेसर है वगैरह यूनिवर्सिटीज में है, वो बखान तो करते हैं कि हमारी इतनी बड़ी तनख्वाह है, हमें सप्ताह में बहुत कम पढ़ाना पड़ता है, या कई बार वो लिखेंगे भी या करने से तो अपने कई सेमिनार में या गोष्ठी में भाग लेने के लिए वो कुछ थोड़ा बहुत लिखेंगे, या विदेशों की यात्रा करेंगे तो इसलिए कि उनको पेपर प्रेजेंट करना है उसके लिए लिखेंगे। लेकिन दूसरा जो सर्जन है सामाजिक, आपने बताया सामाजिक आर्थिक परिवेश का जो साहित्य सर्जन है, वो उनको इतने मौके अवसर मिलने के बावजूद भी नहीं लिखे। इसको आपको
बड़ी पीड़ा है इस बात की। इस बात की पीड़ा, और इस बात को लेकर मैंने कई बार अपने लोगों के बीच में इसकी चर्चा भी की है। लेकिन अब लिखना कोई सामान्य काम नहीं है। एक बात और भी मैं बता देती, उसके लिए कई आपको अपने व्यक्तिगत जो शौक होते हैं उनको आपको दरकिनार करना पड़ता है। और फिर पारिवारिक जीवन जी रहे हैं तो कई काम ऐसे होते हैं जिनके साथ में आपको सामंजस्य भी बिठाना पड़ता है, और फिर रात रात आपको काली करनी पड़ती है, और खुद को भी अध्ययनशील होना पड़ता है। तब कहीं जा कर के आप जो है कि नहीं कोई चीज़ आप जो है कि नहीं समाज को दे सकते हैं। अदरवाइज तो लेखन का काम सबसे बड़ा कठिन काम है। तो आपने तो सर हर दृष्टि से समाज को दिया। आप एक प्रोफेसर के रूप में दिया, सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक सुधारक के रूप में, एक लेखक और विचारक के रूप में। यहाँ आकर 81 साल की उम्र है आपकी, बहुत दीर्घायु जीवन की हम कामना करते। क्या आप अपने जीवन से संतुष्ट है कि आपको जितना सम्मान या धन, शोहरत, दौलत पारिवारिक रूप से सामाजिक मिला? ऐसा है कि मैंने कभी इच्छा तो नहीं रखी। एक बात और बता दो डॉक्टर साहब जी, कि खुद ही मेरे पास में जो है कि मुझे मान और सम्मान मिलता रहा। वाइस चांसलर की बात करूं तो मेरे पीछे कोई नहीं था, और एक नहीं, दो नहीं, तीन, जैसा कि आपने बताया, इन पदों पर मैं आसीन हुआ। लेकिन इसमें आपके सामाजिक परिवेश, माता पिता का योगदान, उनका तो खैर, और बाबा साहब का जो प्रेरणा स्रोत है एक वो सामने आता है, तो उनका बहुत आप। ऐसा है कि अगर मेरी माँ ने सफाई कर्मचारी रहते हुए मुझे नहीं पढ़ाया होता तो मैं भी उसी तरीके का जीवन जीता जो मेरे पुरखों ने जीवन जिया है। लेकिन मेरी माँ का ये संकल्प था कि मैंने जो काम किया है मेरी औलाद वो काम ना करे। इसके लिए उसने महाजनों से, बनियों से, समाज के थोड़े से शुदा परिवारों के से पैसा लिया, कर्ज लिया और हमें पढ़ाया जी। और आज हम तो उन्हीं के ऋणी हैं, मेरे भाई साहब का, मेरी माँ का, कि जिन्होंने अपने कष्ट उठा करके भी हमें पढ़ाया और इस मुकाम तक पहुँचाया। तो आप अपने जीवन से आपको संतुष्टि है? संतुष्टि है, केवल एक ही इच्छा है कि जब तक मेरी कलम चलती रहे मैं समाज के किसी न किसी बर्निंग इश्यू पर मैं लिखता रहूं जी, ताकि आने वाली पीढ़ियां उन इश्यूओं को पढ़ेगी तो महसूस करेगी कि हम कहाँ कौन थे, क्या है और आगे क्या होने वाले। बिल्कुल, जो लिखे हुए शब्द है उनकी बहुत उम्र होती है और वो जाने के बाद भी उनको सदियों तक याद किया जाता है। आज भी बुद्ध को पढ़ा जाता है, आज भी कबीर को, रैदास को और नवल साहब को, जो उन्होंने काम किए हैं। इस मुकाम पे आकर एक काल्पनिक बात के पे मैं आपको कहता हूँ, पुनर्जन्म होता है नहीं होता है, ये आप अगर चर्चा करें तो कई लोग इस पे विवाद हो सकता है। बुद्ध ने उसकी अलग व्याख्या की है, पुनर्जन्म किसका, चेतना का वगैरह, ये बहुत गहरा विषय है, अभिधम का विषय है। लेकिन कई बार यूँ कहा जाता है कि अगर आप ये होते तो क्या करते। तो अगर आपने अपने जीवन की इतनी संतुष्टि के बाद क्या आपको एक अवसर मिले वापस, एक पुनर्जन्म हो, अगर मैं उसको शब्द पुनर्जन्म को, अगर आपको फिर से अवसर मिले, आपने अपने जीवन में बहुत कठिनाइयाँ भोगी, देखी और बहुत कष्ट भोगे, जातिगत भेदभाव होगा, आर्थिक समस्या सारा झेल कर भी आपकी क्या हो सकती है। अगर पुनर्जन्म होता है, आपका फिर से आपको अवसर मिलता है, तो कहाँ जन्म लेना चाहेंगे आप और क्या करना चाहेंगे? पहली बात तो ये है कि आपने जो ये सवाल किया, ये अपना आप में बड़ा कठिन सवाल है, और चूंकि मैंने कभी इसके ऊपर उतनी गहराई में जाकर के अध्ययन नहीं किया कि जिसका कि मैं आपको माकूल जवाब दे दूं, लेकिन फिर भी जो कुछ भी मैंने पढ़ा है या जो कुछ भी अनुभव किया है या पढ़ने के कारण कुछ महापुरुषों का जो प्रभाव रहा है जीवन के, उसको देखने के बाद में तो ऐसा लगता है कि पुनर्जन्म है या नहीं है, इसके ऊपर तो मैं कोई अपनी बात नहीं कहूँगा। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि आज़ादी के बाद में जो संविधान बना और उस संविधान के माध्यम से हम दलितों को जो पढ़ने का, लिखने का और एक इंसान की तरह जीवन जीने का जो अवसर मिला, उस अवसर से ये ज़रूर महसूस हुआ कि जिस तरीके से हमें अवसर मिला और उस अवसर के कारण हमने समाज के लोगों के लिए कुछ किया, तो पहली बात तो ये कि पुनर्जन्म हो या ना हो वो अलग सी बात है। अगर फिर भी अगर मान लीजिए किन्हीं परिस्थितियों में होता है तो मैं तो यही कहूँगा कि जैसे बाबा साहब ने अपनी ज़िंदगी का पूरा वक्त अपने
उस समाज की सेवा के अंदर लगा दिया, व्यतीत कर दिया। और मैंने भी अपनी ज़िंदगी में जो कठिनाइयाँ देखी है, कभी मौका मिला तो इस वक्त मैं समाज की सेवा कर रहा हूँ, उसी तरीके का अगले जन्म में भी सेवा करके अपने आप को धन्य महसूस करूँगा। ये मेरा आंसर। अगर फिर आपको कोई अवसर मिले बाद में, तो आपने बताया कि जो धम्म के प्रचार में, बुद्ध की जो और वाणी के प्रचार के लिए पूरी दुनिया इस साइंटिफिक वे की और एक सुख शांति के मार्ग की ओर चल पड़ी है। आपने हमें बहुत समय दिया, बहुत विस्तार से अलग अलग मुद्दों पे आपने इस अपनी बेबाक टिप्पणी की। जो लोग सुनेंगे, इसको समझेंगे और अमल भी करेंगे कि इस उम्र में भी आप समाज के पे बैक टू सोसाइटी के तहत अपनी जो प्रतिभा है उसका पूरा जिम्मेदारी निभा रहे हैं। फिर किसी अवसर पर कोई और मुद्दे पे आपसे बात होगी। आपने हमें समय दिया, इस मौके पे पधारे। आपके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। धन्यवाद।